तो मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा एंड बच्चे स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। एंड बच्चे आज मैं बात पढ़ाने वाला हूँ आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इससे पहले हम कई सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं एंड बच्चे हम प्लेलिस्ट स्टडी कर रहे हैं आपके लिए, तो बिल्कुल देरी नहीं करेंगे। ये मोर देन इनफ रहेगा और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा और आप इतना ही पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा फिजिक्स का। ठीक है, ऐसे ही बच्चे आने वाले टाइम में केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और 10वीं क्लास के लिए बच्चों के लिए भी प्लेलिस्ट स्टडी करेंगे। तो लेट नहीं करते हैं, बिल्कुल शुरू करते हैं। चलिए देखो बच्चे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप 12th क्लास में तो, और ये 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है। इसके बाद हमारा बच्चे सारे 12th के चैप्टर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक से यहाँ स्टार्ट होगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि होता क्या है। यहाँ पे हम चार्ज से स्टार्ट करेंगे एंड चार्ज होलो बॉडी पे क्या रहता है, इनसाइड क्या रहता है, आउटसाइड क्या रहता है। ठीक है, हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, बहुत चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देरी नहीं करते हैं, बिल्कुल शुरू करते हैं। और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। ठीक है, कुछ चीज़ें होंगी बच्चे जिसमें आपको समझ में अगर नहीं आएगा तो सिर्फ आप टाइम दोगे ना तो आपको आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है बच्चे कि अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो सिर्फ आप टाइम का वेट करो, वो जिस टाइम पे आना होता है उसको उस टाइम पे ही समझ में आएगा। ठीक है, तो बस आप समय से देखते जाओ आप। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है ये सब तो ठीक है, नॉर्मल है। इलेक्ट्रिक एम्बर वर्ड से है उसका, और एम्बर का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिक जो वर्ड है वो इलेक्ट्रॉन से आया है। चलिए ठीक है। इफ़ यू आर, तो मैं देखा बच्चे हम जब कंघी करते हैं बालों में, ठीक है, जो अगर हमने तेल वगैरह नहीं लगा रखा है तो सूखे बालों में तेल हम कंघी करते हैं तो वो कागज के कुछ पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर पाता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाता है। उसके बारे में पढ़ेंगे कि बच्चे कि ये इंड्यूस क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम इसको रब करते हैं ना अपने बालों से, ठीक है, तो जो चार्ज पार्टिकल है हमारे बालों से कंघी में आ जाता है, मतलब कंघे में आ जाता है, आपका कॉम में आ जाता है आपके। ठीक है, तो वो नेगेटिवली चार्ज में आ जाता है। जैसे ही नेगेटिवली चार्ज हम किसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के पास ले जाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। सिंपल सा साइंस है इसके अंदर। ठीक है, अब एक जैसे चार्ज क्या होते हैं, रेपल करते हैं, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सबको पता है माइनस माइनस रेपल करेगा, प्लस प्लस रेपल करेगा, प्लस माइनस आप उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, वॉइस तो आ रही है ना आप लोगों को? चलिए ठीक है। हाँ, वंस अ बॉडी इज चार्ज, हाँ ठीक है भाई। बच्चे अगर बॉडी चार्ज हो जाती है, इट कैन बी यूज टू चार्ज अदर द कंडक्टिंग बॉडी बाय द कंडक्शन एंड बाय टचिंग द चार्ज बॉडी विद अनचार्ज बॉडी एंड इंडक्शन बाय द ब्रिंगिंग द चार्ज बॉडी क्लोज टू द अनचार्ज कंडक्टर विद अर्थिंग। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स आ गए कि कंडक्शन क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है, ठीक है, इंड्यूस कैसे होता है, कंडक्ट कैसे करता है। तो मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। ठीक है, इससे समझ पाओगे आप ज़्यादातर। ठीक, फॉर एग्जाम्पल बच्चे ये बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इसके पास प्लस चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है ना, प्लस प्लस पूरी बॉडी पे इसके, ठीक है ना, प्लस पार्टिकल। ठीक है बच्चे, अभी मान लीजिए ये न्यूट्रल बॉडी आता है। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी आता है और इसके कांटेक्ट में आ जाएगा। ये क्या करेगा? इसके कांटेक्ट में आ जाएगा। अब ये न्यूट्रल है, ठीक है ना, न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, चार्ज है नेगेटिव पॉजिटिव बट वो न्यूट्रल है। अब ये कांटेक्ट में आता है अगले केस के अंदर, तो जैसे ही कांटेक्ट में आएगा बच्चे, ठीक है, इसके कांटेक्ट में आया तो क्या होगा? अब चार्ज पार्टिकल जो होंगे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, चार्ज पार्टिकल डिवाइड हो जाएंगे, पार्टिकल्स डिवाइड्स। ठीक है, अब डिवाइड कैसे होंगे? अगर आइडेंटिकल बॉडी रहेगा, अगर दोनों का शेप सेम है तो फिर बिल्कुल बराबर मात्रा में डिवाइड हो जाएंगे। ये भी दोनों ही के पास अपना अपना चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये होता है। ठीक है, उसके इसको कहते हैं कंडक्शन हुआ। क्या हुआ? कंडक्ट हुआ। जैसे ये पास में आए दोनों, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ दिया और दोनों को चार्ज कर दिया। ठीक है ना, ये हो गया, ये हो गया कंडक्शन। दूसरा होता है बच्चे अर्थिंग, किसे कहते हैं? ठीक है, अर्थिंग। अब इसके पास चार्ज है, भरपूर मात्रा में चार्ज है। अब मैं क्या करूँ? एक वायर लूँ और इसको बच्चे अर्थ से कनेक्ट कर दूँ। ठीक है, अर्थ से कनेक्ट कर दूँ
तो जितने भी चार्ज पार्टिकल है बच्चे यहाँ से मूव करके अर्थ में ट्रांसफर हो जाएंगे और ये बन जाएगा न्यूट्रल। ठीक है, जब भी आप पढ़ते होगे थोड़ा बहुत अगर आपको जानकारी है तो 3 प्लग दिखा होगा आपने, तो एक तो पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, ऐसा ऐसा दिख रहा होता है ना, ब्लैक कलर से बनाते हैं इसको। तो बच्चे ये तो अर्थिंग वाला वायर होता है, ठीक है, इसको अर्थिंग वाला वायर कहते हैं। ये नेगेटिव होता है ये पॉजिटिव होता है, जो रेड वाला पॉजिटिव होता है ब्लैक वाला नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जो ये पार्ट होता है इसको अर्थिंग कहते हैं। ये क्या कर रहा होता है, जो एक्स्ट्रा चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, कभी शॉर्ट सर्किट हुआ तो वो पार्टिकल को अर्थ में उससे कनेक्टेड होता है। ठीक है, हर अप्लायंस में, और वो डायरेक्टली जाके आपके अर्थ में ट्रांसफर कर देगा और आपका अप्लायंस खराब नहीं होगा। जनरली ये काम होता है अर्थिंग का। और अर्थिंग का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो सिंपल होता है बच्चे कि किसी भी वायर को, कंडक्टिंग वायर को चार्ज पार्टिकल से, चार्ज बॉडी से कनेक्ट करके अर्थ में कनेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण चार्ज ट्रांसफर हो जाता है अर्थ में, उस चीज़ को अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, और समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी तो बहुत सिंपल चल रहा है, अभी तो आएगा। ठीक है, चलिए अब कन्वर्जन ऑफ चार्ज। अब चार्ज कैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सॉरी बच्चे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैसे कंजर्व रहता है। अब मैं बताऊँ बच्चे, हमने पढ़ा था एनर्जी के बारे में। एनर्जी नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट इट कैन बी अ ट्रांसफर। चार्ज ऐसे ही है बच्चे, चार्ज कभी भी हम बना नहीं सकते, चार्ज हम बना नहीं सकते, चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। चार्ज कैन बी अ ट्रांसफर, इट नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, अब इस बात का मतलब क्या है भाई, तो इस बात का मतलब समझने के लिए हमें फिर से यहाँ आना पड़ेगा। देखिए बच्चे, ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये न्यूट्रल है, ठीक है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है अभी। अभी आप देखोगे तो बिल्कुल न्यूट्रल है, लेकिन इसके अंदर प्लस नेगेटिव प्लस भी है, नेगेटिव 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 भी है। ठीक है, तभी तो न्यूट्रल है, 5 नेगेटिव 5 प्लस है। लेकिन होता क्या है, इसके अंदर इंडक्शन प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इसके सामने एक रॉड लाया जाता है। ठीक है, रॉड लेके आते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है बच्चे, अभी होगा क्या, अभी हमने बताया आपको कि जो हमारा सेम रहेगा वो रेपल करेगा, और जो डिफरेंट चार्ज रहेगा वो अट्रैक्ट करेगा। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज है, अगले केस के अंदर होगा क्या, जितने भी हमारे नेगेटिव चार्ज वाले होंगे पार्टिकल्स, ठीक है बच्चे, नेगेटिव वाले आ जाएंगे इधर इस साइड। ठीक, और यहाँ बन जाएगा डायपोल, डायपोल बन जाएगा, रॉड यहाँ आ जाएगा, प्लस 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 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज, पहले तो चार्ज नहीं था, लेकिन अब ये चार्ज इंड्यूस हो गया। अभी भी पूरा सिस्टम जो है, सिस्टम क्या है, न्यूट्रल ही है, सिस्टम अभी भी न्यूट्रल है बच्चे। लेकिन यहाँ पे अब चार्ज, नेगेटिव चार्ज उस साइड चले गए, पॉजिटिव चार्ज इस साइड चले गए। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर कोई बॉडी ले, लाइक बच्चे ये पेन ले, और पेन को मैं रब करना चाहूँ, ठीक है, तो चार्ज, एक नेगेटिव पार्टिकल अलग इकट्ठा होंगे और पॉजिटिव पार्टिकल अलग इकट्ठा होंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इंडक्शन, इंड्यूस हुआ, है ना। बोलते ना, अभी आपने 3 इडियट मूवी में देखा हुआ इंडक्शन मोटर क्या होता है, तो वो भी इसी 12th में आएगा आपके पास, जो हम एसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे तो इंडक्शन मोटर होता क्या है। ठीक है ना, हाफ साइकिल फुल साइकिल वो देखेंगे। अभी देखो इंड्यूस करंट होता क्या है, इंड्यूस चार्ज क्या होता है, तो ऐसा ही होता है। करंट बच्चे, करंट मैंने बोल दिया, करंट सिंपल क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ चार्ज। ठीक है, मूवमेंट ऑफ, जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है ना, उसको ही करंट बोलते हैं। ठीक, जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसको करंट कहते हैं। आएगा अभी आपके सिलेबस में आगे। चलिए देखते हैं और कुछ है क्या इसके अंदर बचा हुआ। ठीक, हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज का क्वांटाइजेशन किसे कहते हैं भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है बच्चे। क्वांटाइजेशन का मतलब क्वांटिटी, क्वांटाइजेशन मतलब कि क्वांटिटी। देखो, चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चे, कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, या फिर 1.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन इज अ, ठीक है बच्चे, क्वांटाइज्ड पार्टिकल। या तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा, या 2 होगा, या 10 होगा, या 15 होगा, या 100 होगा, या 150 होगा। आधा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मतलब कि इंटीजर फॉर्म में ही होगा। चार्ज हमेशा इंटीजर फॉर्म में ही होगा, इसको ही कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, ये ऑब्जेक्ट है, ये पेन है,
इसके ऊपर मैंने बोला बच्चे कि ना माइनस, इसके ऊपर चार्ज है कुछ, इसके पास चार्ज है, ठीक है ना। और फिर मैंने इसको बोल दिया ना कि इसके ऊपर 80 जूल का 80 80 इंटू 10⁻⁻16 जूल का चार्ज है, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं आपके लिए, यहाँ पर लिख देते हैं। मान लीजिए बच्चे पेन के ऊपर, मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, ये पेन है बच्चे, ठीक है ना, ये पेन है। तो इस पेन के ऊपर चार्ज है 80 इंटू 10⁻⁻16 जूल, ये चार्ज है इसके ऊपर। अब मैं बोलूँगा बच्चे क्या ये पॉसिबल है, तो मैंने क्या कहा बच्चे, क्वांटाइज होता है, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज, चार्ज ऑलवेज हमेशा क्वांटाइज रहता है। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है बच्चे, कि हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, चार्ज हमेशा, चार्ज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल। अब देखो इंटीग्रल क्या होता है भाई, तो इंटीग्रल हमारे होते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, पीछे भी सो ऑन। मतलब कि आधा, 1.5, 2.5, 2.7, मतलब कि बच्चे रैशनल नंबर नॉट अलाउड, ओनली इंटीजर अलाउड। मतलब कि जो हमारा Q होता है वो n इंटू ई के बराबर होता है, ठीक है। Q हमारा n इंटू ई के बराबर होता है। अभी Q क्या है, तो Q अपना है, Q अपना है n इंटू ई, और Q हमारा है चार्ज, n हमारा है इंटीजर, इंटीजर नंबर, ई हमारा है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। लिख दूं क्या बच्चे आपके लिए, -19 जूल। तो ये रहता है चार्ज, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये चार्ज रहता है, और ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी यही रहता है, और प्रोटॉन के ऊपर भी यही चार्ज रहता है। न्यूट्रॉन हमारा पॉजिटिव हो, न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है बच्चे। ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनसे छोटे पार्टिकल अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इनसे छोटे पार्टिकल भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो क्या होता है कि इंडिपेंडेंट, ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स है। जिससे इलेक्ट्रॉन बना है, जिससे प्रोटॉन बना है, जिससे न्यूट्रॉन बना है, वो मिक्सर्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, और वो इंडिपेंडेंटली अवेलेबल नहीं रहते हैं, ठीक है ना। तो क्वांटाइज पार्टिकल्स वही होता है, हमारा जो क्या बता रहा था मैं आपको, कि जो क्वांटाइजेशन होता है हमारा, वो क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इंडिपेंडेंटली सिर्फ बच्चे क्वांटाइज रूप में ही रह सकता है, मतलब कि इंटीग्रल फॉर्म के मल्टीपल में ही रह सकता है, ठीक है। 1.5 इलेक्ट्रॉन कभी भी पॉसिबल नहीं रहेगा हमारे इस केस के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वांटाइजेशन मैंने इसलिए बच्चे थोड़ा ज़्यादा बताया आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था पीछे, ये वाला 80 इंटू 10⁻⁻16 जूल। क्या ये इतना इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जितने इसमें कितने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पॉसिबल है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा तो इतना चार्ज आएगा। तो कैसे चेक करेंगे, तो आएगा क्वांटाइजेशन का, ठीक, क्वांटाइजेशन का आएगा। अब देखो Q इक्वल टू एन ई देखा था हमने, ठीक है बच्चे। एन मुझे नहीं पता है, ई मुझे पता है 1.6 10⁻⁻19, और क्वेश्चन में Q दिया हुआ था, चार्ज कितना दिया हुआ था, 8 इंटू 10⁻16 दिया हुआ था। तो अपन एंड फाइंड कर लेंगे, क्या होगा, इसको डिवाइड में ले आएंगे, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 80 इंटू 10⁻⁻16, 1.6 10⁻⁻19, ठीक है। तो 16 पंजे 80, ठीक, हाँ ठीक है। तो यहाँ से जाएगा 10⁻³ +3, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चे 5 गुना 10⁻3। तो बच्चे ये, हाँ, तो ये क्या इंटीजर फॉर्म में आया, क्या आया, इंटीजर फॉर्म में। सो इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, ठीक। तो ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं, क्वांटाइजेशन आ जाता है एक आधा मार्क्स में, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और क्या है इसके अंदर? सिंपल है भाई, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ बच्चे सिंपल है। अगर आपको ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में जानकारी है, कक्षा 9th में पढ़ा था आपने कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बस वही चीज़ है, m1 m2 की जगह q1 q2 आता है, जो कि चार्ज 1 और चार्ज 2 होता है, और k यहाँ पे कांस्टेंट आता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। आइए देखते हैं ये होता क्या है इससे। चलिए आइए देखते हैं। तो हमने देखा कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ होता क्या है भाई? तो कूलॉम्स लॉ सिंपल होता है, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूंगा फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। स्टेटमेंट कभी भी एग्जाम में लिखने को नहीं आता है कि डायरेक्टली पूछ लेगा, लेकिन जब आपको डेरिवेशन पूछ ले जाए, ठीक है, तो स्टेटमेंट तो आप खुद से बना के लिख लोगे अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। ठीक, क्या होता है कि कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स जो होता है हमारा, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज 1 और चार्ज 2, ठीक, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर आता है, और यहाँ से हमारा F की वैल्यू आती है, ठीक है। और यहाँ से K भी इंपॉर्टेंट है तो K लिख देता हूँ मैं। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन इज अ हमारा परमिटिविटी होता है। क्या होता है? परमिटिविटी, ठीक है बच्चे, परमिटिविटी होता है। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इसका मतलब क्या है भाई? क्या लिख दिया मैंने? तो देखते हैं यहाँ पे, ये एक बच्चे चार्ज पार्टिकल है Q1, तो बोलते हैं Q1 है। ये दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2, ठीक, ये Q1 है और ये Q2 है। अभी हमको इसका साइन के बारे में जानकारी नहीं है तो हम उसके ऊपर जाते भी नहीं है, ठीक। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो दिया रहता है वैसे जनरली, ठीक। तो अभी डिस्टेंस क्या रहेगा इसके सेंटर से, तो डिस्टेंस सेंटर से ये देख लिया हमने, ठीक। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो गई ये और ये, तो यहाँ से आ जाएगा इसका r डिस्टेंस, ठीक। आई यही चीज़ हमने पढ़ा है हमारे ग्रेविटेशनल के अंदर। तो अब ये क्या होगा बच्चे, एफ क्यू जो Q1 होगा Q2 पर भी फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बच्चे ये दोनों ही पॉजिटिव है, उस केस में हमको पॉजिटिव नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये फोर्स लगा रहा है F12 और ये फोर्स लगा रहा है F, ठीक है, 21। इसके ऊपर अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। ये हमारा जो जैसे ग्रेविटेशन में होता है दोनों ही फोर्स इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो साइन का डिफरेंस आता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख भी दूँ तो F इज इक्वल टू 12 इक्वल टू F21 रहता है, बस नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक। लेकिन मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ बच्चे कि ये पूरा सीन रहता है, जब इस सीन को हम प्रॉपर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ हमारा फोर्स आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। मतलब जो ये F फोर्स है, जो ओवरऑल फोर्स आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, फॉर एग्जांपल F आया, ठीक, तो ये F फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा दोनों के प्रोडक्ट पे एंड उसके आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। और जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एंड बच्चे ये फॉर्मूला क्रिएट होता है। इससे आप सिंपल स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, लाइक कूलम्ब्स लॉ इज डिफाइंड एज कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज two charges Q1 and Q2 and the force is inversely proportional to the distance square of a distance between them, ठीक है। इसको हम कूलम्ब्स लॉ कहते हैं, और इसको आप एक्सप्लेन कर दोगे आ जाता है, ठीक है, तो आपको समझ में भी आ गया हो, चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बच्चे कूलम्ब्स लॉ हो गया, ठीक है। Proportional to the square of a distance r and then directed along the line joining the two charged particles and the repulsive force for same kind of charge and attractive opposite charge। सेम कोई लिखा हुआ है ना कि अगर सेम काइंड ऑफ चार्ज रहेगा तो रिपल्सिव फोर्स होगा, और अगर डिफरेंट आप दोनों अपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है ना। 1/4 पाई जो 4 पाई एप्सिलॉन है
वो के बराबर है, और के हमारा जो है जो एप्सिलॉन में परमिटिविटी है, ठीक है ना, मीडियम की परमिटिविटी। ठीक, तो परमिटिविटी में समझाऊंगा आगे आपको, बस आप देखते रहो, आपको समझ में सारा आता रहेगा। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इफ टू इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय द वन मीटर, ठीक है, अगर सिंपल है कि मतलब ना कि आर हमारा 1 मीटर के बराबर है और दोनों ही चार्ज अगर 1 है तो सॉल्व करने पे कितना फोर्स लग रहा होगा। तो वही एक केस दे रखा है कि तो अगर दो चार्जेस हैं, सेपरेट किया गया 1 मीटर डिस्टेंस से 1 मीटर से, तो कितना फोर्स आएगा। तो 9 × 10⁻9 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ईच चार्ज हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ द 1 कूलम। अगर 1 कूलम, मुझे 1 कूलम चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो जनरली जब फैराडे ने यहाँ बताऊंगा मैं आपको, जब फैराडे ने बच्चे कूलम्स के बारे में बताया था ना, तो हम कूलम्स को बहुत छोटी क्वांटिटी का सॉल्व करके क्वेश्चन बनाया जाता है। कूलम्स एक बड़ी क्वांटिटी है, इसलिए फोर्स इतना आपको इतना बड़ा आ रहा है। अगर हम 1 कूलम का फोर्स लेंगे तो इतना बड़ा फोर्स आएगा। अगर इसको मैं रीड करके बताऊँ, न्यूटन वाले फोर्स को रीड करके बताऊँ, तो 900 करोड़ न्यूटन, 900 करोड़ न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। मतलब कि इससे पता चलता है जो 1 कूलम चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा होता है। चलिए, अब द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। मतलब कि जो रेशियो होता है Q1 एंड Q2 का, कहाँ गया भाई, टच हो गया शायद। The ratio of the force between the 2 point charge Q1 and Q2 separated by the distance R when kept in free space vacuum and material medium is, ठीक है, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी मटेरियल में रखा गया है तो जो हमारा चार्ज का रेशियो रहेगा वो पीछे परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी का यूज़ करेंगे। वहाँ पे हम क्या करेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी का यूज़ करेंगे। इसे लिखा है यहाँ पे एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट बच्चे एयर के लिए है, ठीक है, एयर के लिए यूज़ होता है। तो वन एप्सिलॉन आर इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आइए मैं आपको ये बात समझा देता हूँ, लिखा क्या है यहाँ पे सिंपल लिखा है बच्चे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं फोर्स फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है ना, फोर्स फाइंड कर रहा हूँ कि मुझे चाहिए फोर्स वाटर के अंदर, ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर का ले लेता हूँ कि मुझे वाटर के अंदर चार्ज 1 चार्ज 2 अपॉन में R² के का मुझे, ठीक है, मुझे चाहिए क्या, फोर्स चाहिए वाटर के अंदर। एंड मुझे ये मान लो वाटर का है, एंड मुझे ये एयर का पता है ना, एयर, ये लिख देता हूँ एयर, ये मुझे पता है, ये K1 आएगा, ये K2 आएगा, Q1 Q2 दोनों ही सेम है और डिस्टेंस R² दोनों ही सेम है। अब मैं इसको डिवाइड करूँगा, अब एयर के लिए बच्चे एफ, जो यहाँ पे एप्सिलॉन आएगा वो एप्सिलॉन नॉट होता है, क्योंकि वो बेसिक वैल्यू ली जाती है एयर के लिए, एयर के केस में। और हम किसी और मीडियम चेंज करेंगे तो वहाँ हमको फिर एयर से कंपेयर करके लेना होता है, मतलब रिलेटिव लेना होता है। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये से पूरा कट जाएगा, ठीक, ये पूरा कट जाएगा इससे, ठीक है। अब बच क्या गया, तो K1 अपॉन में K2 बच गया, ठीक। और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कट गया और यहाँ से आ गया बच्चे एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एप्सिलॉन, ठीक है, क्योंकि ये हमने वाटर अपॉन में एयर किया था, है ना, एयर किया था। तो इस केस में जो एप्सिलॉन आएगा उसको हम एप्सिलॉन को रिलेटिव एप्सिलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलेटिव, ठीक है। ये नीचे भी आएगा क्योंकि अगर ये हम इसको ऊपर लेंगे तो, ठीक है ना, तो क्या करें, रिलेटिव एप्सिलॉन, तो इसको आर से लिख देते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन आर लिखते क्यों है। तो ऐसे लिखते हैं कि उसको एयर से कंपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू जो भी है 8.87 करके होती है, ठीक है। तो बच्चे वो बेसिक वैल्यू लेके चल लिया जाता है, ठीक है ना, कि बेसिक वैल्यू यही है एप्सिलॉन आर की, ठीक, क्योंकि उसको एयर में जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी उसके साथ कंपेयर करके उसको वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन आर अगर हमको ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि फोर्स लग रहा है एयर के अंदर और उसको कंपेयर करके वाटर के अंदर या फिर स्पेस के अंदर या फिर वैक्यूम के अंदर, ठीक है ना, वैक्यूम में क्योंकि एयर नहीं है तो उसका एप्सिलॉन नॉट अलग होगा, ठीक है ना, एप्सिलॉन अलग होगा। तो हमको फिर रिलेटिव एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा एयर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो उसे कहते हैं, तो अगर मैं एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट को लिख दूं तो एप्सिलॉन आर आता है। सिंपल है, मगर यहाँ लिख दूं
एप्सिलॉन एम है और एप्सिलॉन नॉट है, तो इसको मैं लिख दूंगा डायरेक्ट एप्सिलॉन आर। ठीक, और इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं बच्चे। ठीक, तो ये पूरी कहानी रहती है। दोबारा लिख दूँ क्या मैं? दोबारा लिख दिया मैंने, चलिए। ये इसको कहते हैं रिलेटिव एप्सिलॉन, रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी, रिलेटिव परमिटिविटी, कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये पूरी कहानी रहती है रिलेटिव परमिटिविटी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई। हाँ, तो यह क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी भी है जानना कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या है। पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था मैंने आपको, जब 11वीं कक्षा का हम पढ़ रहे थे अब वेव फिनोमेना के अंदर, तो वहाँ भी वेव सुपरपोजिशन हो जा रहे थे, सुपर इम्पोज हो जा रहे थे, ऐड हो जा रहे थे। तो यहाँ भी बस एडिशन का मतलब होता है, ठीक है ना, ऐड होने को मतलब सुपरपोजिशन कहते हैं। मैं आपको पहले एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर इसका स्टेटमेंट बताऊंगा, आपको समझ में सारा आ जाएगा अपने आप। ठीक, चलिए बच्चे, एक चार्ज पार्टिकल है Q1, ठीक है, Q1 है, ये Q1 है। ठीक, यहाँ पे है Q2, यहाँ पे है Q3, यहाँ पे है Q4। ठीक, Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, Q2 भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है। ठीक, तो जितने भी फोर्स लग रहे होंगे इसके ऊपर सारे ऐड हो जाएंगे, सारे ऐड हो जाएंगे, उसको कहते हैं सुपरपोजिशन। फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर फोर्स, जो टोटल फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर टोटल फोर्स F लग रहा है। इसकी कौन सी फोर्स की बात कर रहा हूँ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो बच्चे, एक बात बताना रह गया, मैं आपको बता देता हूँ। देयर आर टोटल 4 टाइप ऑफ फोर्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड। ठीक है, 4 प्रकार के फोर्स होते हैं। पहला हमारा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नोट डाउन कर सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हम 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें भी आएगा वैसे। फिर आता है इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स, फिर आता है बच्चे वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर आता है बच्चे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, ये 4 प्रकार के फोर्स होते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। ठीक है ना, तो अभी जब भी मैं फोर्स बोल रहा हूँ ना, तो आप समझना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे वापस आते हैं सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन के ऊपर आ जाते हैं अपन। ठीक है ना, तो मैंने क्या कहा कि जो टोटल फोर्स रहेगा वो तीनों फोर्स के बराबर आएगा। तो ये अपने ऊपर तो फोर्स लगा नहीं रहा होगा, है ना, तो टोटल 3 फोर्स आएंगे। तो जो हमारा F आएगा, F एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अभी हम वेक्टर के बार ऊपर आए नहीं है, तो मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसके ऊपर। तो जो F यहाँ पे लग रहा होगा 2-1, फिर लग रहा होगा F3-1, फिर लग रहा होगा F4-1। ठीक, फिर इसको आप लिख सकते हो। अगर n नंबर्स ऑफ पार्टिकल होते तो आ जाता है यहाँ पे F इज इक्वल टू F12, F13, F14, F15 एंड F1n। 1 इसलिए लिखा मैंने कि हो सकता है जो पार्टिकल होगा वो Q1 होगा और बाकी के 1 2 3 4 इंटीजर नंबर्स होंगे। तो ये इसको कहते हैं सुपरपोजिशन करना, ऐड करना। ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल पूछ रहे हो सर सुपरपोजिशन में सर माइनस क्यों नहीं हो सकता? तो हो सकता है ना बच्चे, अगर यहाँ पे चार्ज नेगेटिव रहेगा, ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे तो नेगेटिव आ जाएगा ना जब हम सॉल्व करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमने इसको सॉल्व किया, अपन ने सॉल्व किया, इधर सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अगर अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं F इज इक्वल टू F12, F13, F14, ठीक है, ये किया हमने। तो फॉर एग्जांपल बच्चे पहला जो था K Q1 Q2 R स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे K Q1 Q3 R स्क्वायर। ठीक, मे बी R चेंज हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन मैं यहाँ पे सेम रख रहा हूँ सबके लिए। और यहाँ पे है K, यहाँ 1 2 लिख दो,
ए लिख दो, बी लिख दो और यहाँ पे सी लिख देना, Q1 Q4 और यहाँ पे RC²। ठीक, तो ये पे आया तो यहाँ पे के कॉमन आ जाएगा, Q1 कॉमन आ जाएगा और अगर RC में नहीं तो कॉमन नहीं आएगा। लेकिन अगर Q2 का साइन नेगेटिव है तो यहाँ साइन नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही। और यहाँ पे Q3 नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तब चार्ज ले रहे होंगे। और इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा हो। ठीक, अब ये सिस्टम है। ठीक, ये आप पिक्चर देख लो, 1 है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे वही किया जो मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे बढ़ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड आसान टॉपिक है और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एक आसान टॉपिक है। और ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया किसने था। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है बच्चे। ठीक है ना, ये जो ऊपर पढ़ा हमने सब बेसिक था, समझ रहे हैं। चैप्टर यहीं से शुरू होता है मेन। तो मैंने अभी फराडे में कर रहा था, तो बच्चे फराडे साइंटिस्ट है, उन्होंने ही बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड करके जब हम देख सकते कि मैग्नेट हम लेके आते हैं तो उसके बाद एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। वैसे ही उन्होंने बताया कि जैसे हम करंट पास करते हैं किसी भी बॉडी में से, चार्ज पार्टिकल में से करंट पास करते हैं तो उसके अंदर एक फील्ड होता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उन्होंने ये बाय टेस्ट करके उन्होंने बताया भी था। ठीक है, कि कंपास मूव कर जा रहा था उनका। ठीक है ना, और करंट इंड्यूस भी हो रहा था। ठीक है ना, मतलब अगर वो चार्ज पार्टिकल को जब करंट मूविंग वायर था, जब पास और दूर लेके आ रहे थे तो डायरेक्टली मूव कर रहा था। और जब वो मूव करते जा रहे थे आगे एंड पीछे करके, तो वहाँ करंट भी इंड्यूस हो जा रहा था। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस हो रहा था। ठीक है ना, मगर मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट भी इंड्यूस कर सकते हो और इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बताया था कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। सिंपल क्या है, जो भी फोर्स कूलम में होता है, ठीक है, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि Q1 के रिस्पेक्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। तो जो भी फोर्स आया है Q1 के ऊपर, बस जो चार्ज Q1 है उससे डिवाइड कर दूंगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल जाएगी। तो ये पूरी कहानी रहती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0। ठीक है, Q0 जो टेस्ट चार्ज होता है जो कि पॉजिटिव होता है, देखिए टेस्ट चार्ज है माइनर से चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज होता है, जो कि लेके चलते हैं कि उस चार्ज की जो पॉजिटिव चार्ज है उसके खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो जनरली हर चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, पॉजिटिव पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और नेगेटिव से इनसाइड जा रहा होता है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉइंट चार्ज लिया है। पॉइंट चार्ज का लेने का पर्पस ये है कि उसको मान लेंगे हम कि उसका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसका आ जाएगा तो फिर तो कहीं ना कहीं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए हम पॉइंट चार्ज देते हैं Q0 या Q0 प्लेस एट द पॉइंट डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। तो मतलब E इज इक्वल टू, E को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से डिनोट करते हैं F अपॉन में Q0। ठीक है, अब ये बात समझना बहुत जरूरी है। चलिए फिर से हम आते हैं इधर। देखिए ये Q1 है, ये Q2 है और यहाँ पे Q0 है। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज है छोटा सा, ये पार्टिकल्स है। ठीक है, इनके आपस में कोई फोर्स चल रहा है, एफ लगा पड़ा है फोर्स। ठीक है ना, यहाँ पे मान लो बच्चे इसके रिस्पेक्ट में है F12, इसके रिस्पेक्ट में है F21। ठीक है, तो हम नॉर्मल फोर्स लेके चलते हैं यहाँ पे कि F फोर्स है यहाँ पे। लेकिन इस चार्ज पार्टिकल के बिहाफ पर, ठीक है ठीक है, इस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इस पॉइंट चार्ज पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, वही कैलकुलेट करना है अपने को। ठीक है, तो टोटल फोर्स पर जो भी फोर्स हमारा है, जो कि ये दोनों लगा रहे हैं, उसको हम Q0 से डिवाइड करते हैं तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है। ठीक, और क्या मान लेते हैं, जो Q0 है पॉइंट चार्ज है। ठीक है, पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज का मतलब है कि इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। सिंपल, अगर आप E की वैल्यू देखेंगे, ठीक, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो KQ अपॉन में R² होता है। ये आप नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि E की वैल्यू KQ अपॉन में R² होती है, क्योंकि एक Q तो कट चुका है डिवाइड होकर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और
अब देखना होगा हमें कि ठीक है भाई, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो देख लिया क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ से हमने फाइंड भी कर दिया, लेकिन अभी हमको देखना पड़ेगा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज हो दिखता कैसा है, निकलता कैसे है, बनता कैसे है। ठीक है, तो बच्चे मान लीजिए ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है अपना नेगेटिव चार्ज, नॉर्मली नेगेटिव है। तो दुनिया में क्या कहता है, ये होता क्या है एक्चुअली में, कि हमेशा चार्ज यहाँ से निकलेगा, ठीक है, यहाँ से निकल रहा होगा, ठीक ऐसे निकल रहा होगा, और ऐसे 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 ऐसे, ठीक ऐसे करके निकल रहा होगा। और ये चार्ज पार्टिकल जाएगा कहाँ, तो यहाँ से थोड़ा मैं बना देता हूँ इसको, ये हमेशा इनसाइड में जाता है इधर, यहाँ कुछ फ्लक्स वाला सिस्टम भी आता है, तो ये सब अंदर जा रहे हैं इसके, ठीक है। एक्चुअली में ये हो रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वही इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में है। हमेशा एक बात याद रखना, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज में अंदर उसके अंदर जा रहे होते हैं, मतलब यहाँ से बिगिनिंग शुरू होता है, वहाँ पे टर्मिनेट हो रहा होता है, वहाँ पे टर्मिनेट मतलब वहाँ पे अंदर जा रहा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। कुछ लाइन इन्फाइनाइट की ओर निकल जाते हैं, ठीक है, जो कि नहीं जा पाते, और कभी भी ये लाइन यहाँ से अंदर नहीं आएगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में होता है कि वहाँ एक लूप क्रिएट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में देयर इज अ नो लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड में लूप क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। कभी कोई बच्चे गलत कर देते हैं, अंदर भी बना के आ जाते हैं, तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये डाइपोल है, मान लीजिए कोई डाइपोल है, ठीक है, डाइपोल है, तो ये कुछ सिस्टम ऐसा दिख रहा होता है, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है ना, फील्ड लाइंस, ये पूरी कहानी रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको, आगे देख लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा निकल रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नेगेटिव चार्ज में हमेशा टर्मिनेट कर रहा होता है, ठीक है। चलिए अभी आएगा बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अभी बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा डेरिवेशन आएगा, ठीक है, लेकिन एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए बताऊंगा। इसके अंदर बच्चे 12th क्लास में जब आप आते हो ना, तो आपको मैक्सिमम हर चैप्टर में आपको एक ना दो से तीन तो, और इसमें तो सबसे मैक्सिमम है, इस चैप्टर में बहुत सारे आपको डेरिवेशन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो आपको मैं समझा दूं, डेरिवेशन अब आना बहुत कम हो गया है, ठीक है। डेरिवेशंस आते थे बच्चे लॉकडाउन से पहले, जब लॉकडाउन था, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई थी, उससे पहले बच्चे पेपर टफ आता था फिजिक्स का, मतलब अभी भी आपको टफ लगता होगा क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लो ना, तो एनआईओएस का पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी आता है, ठीक है, अगर आप 12वीं का एग्जाम दे रहे हो तो, और खासकर अगर ये चैप्टर दे रहे हो तो, या फिर फिजिक्स का कोई भी चैप्टर दे रहे हो तो। अब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, पहले तो 20 क्वेश्चन ही पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया, मान लीजिए 80 मार्क्स का पेपर आपका आता है, पहला 20 क्वेश्चन तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, तो वहाँ तो कोई डेरिवेशन होगा नहीं। फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी बच्चे आपको ऑब्जेक्टिव ही होता है। अब पूछो कैसे, क्यों भाई, क्योंकि वहाँ भी केस स्टडी पूछा जा रहा है कि मोहनलाल ने अपना इलेक्ट्रिसिटी को बिल बनाया, ठीक है, और बिजली के सामने खड़ा हो गया तो करंट उसको ऊपर आके गिर गया, तो उसके ऊपर चार्ज क्या बनेगा, ऐसा कुछ, ठीक है, कहानी बनाकर आपसे पूछा जाता है, तो वो भी सब्जेक्टिव बोलकर ऑब्जेक्टिव में ही आ जाता है। अब आता है सब्जेक्टिव, तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन, तो बच्चे वहाँ भी आपको मैक्सिमम केस स्टडी में फंसाया जाता है, और ऐसा नहीं वो क्वेश्चन ईजी रहते हैं बच्चे, वो क्वेश्चन टफ रहता है, लेकिन वहाँ से भी आपको कैलकुलेट करना होता है, चीज़ों को करना होता है, लेकिन डायरेक्टली डेरिवेशन आना बंद हो चुका है। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आता, मेरी वीडियो देखकर आप बोल दो सर नहीं आता मैं पढ़ के नहीं आऊँ, ऐसा भी नहीं है,
लेकिन पहले की तरह नहीं है कि अब बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है फिजिक्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आपका सब्जेक्ट है बहुत ईजी कर दिया गया है, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर काफ़ी चैप्टर्स को हटा दिए गए हैं, बल्कि काफ़ी चैप्टर्स को हटा दिए गए हैं। अगर आप एप्पल का एग्जाम दे रहे हो तो फिर तो इतना आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ 12-13 चैप्टर ही पढ़ना है, बाकी तो आपके टीएमए में आ रहे हैं। मैं बच्चे पूरा 30 चैप्टर आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे जो होते हैं ऑन डिमांड का एग्जाम दे रहे होते हैं और उनको नहीं पता कि कहाँ से पढ़ना है, और कोई भी आपकी हेल्प करने के लिए राजी ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के अलावा। तो ये आपको इसलिए मैंने आपके लिए रेडी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। अब डायपोल क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था बच्चे, पोल, डाई मतलब दो, पोल मतलब पोल बनना, मतलब दो पोल बन जाना, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का, ठीक है। और दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है 12 होता है। वो 12 कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। देखो जरा, यहां ले लेते हैं, देखो बच्चे, मान लीजिए ये डायपोल बना, ठीक है, ये डायपोल बना, या फिर थोड़ा इजी रखते हैं इसको, सिंपल रखते हैं थोड़ा। मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये Q है, ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है बच्चे, ये दोनों ही आपस में कनेक्टेड है, ठीक। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे डायपोल में से होगा सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट 0 है, यहाँ से ये पॉजिटिव L है, पॉजिटिव L इसका डिस्टेंस है 0 से लेके Q2 तक का, और यहाँ से लेके यहाँ पे नेगेटिव L है, क्या है, नेगेटिव L। और जब नेगेटिव L और पॉजिटिव L को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 2L आएगा, है ना, 2L आएगा, इसीलिए वजह इसको 2L लिखा जाता है। अब डायपोल क्या होता है भाई, ठीक है, तो ये डायपोल, ये मान लो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सॉरी मुझे पॉजिटिव बना दिया मैंने, नेगेटिव है। तो इस प्रकार डायपोल आपका क्रिएट हो रहा होता है। अब हम आगे देखते हैं आपको, अब डायपोल बनता कैसे ये तो समझ गए आप। अब इसके ऊपर डेरिवेशंस भी आते हैं, ठीक है, डायपोल कैसे रोटेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग डायपोल आपको मिल जाएंगे। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायपोल मूवमेंट होता क्या है। डायपोल मूवमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेपरेशन बिटवीन द चार्ज इज इक्वल डायपोल मूवमेंट। तो मतलब जो चार्ज है Q, उस दोनों उसका मल्टीपल किससे किससे करना है, उसके डिस्टेंस से, ठीक है। तो वो अपना आपका P मिल जाएगा, और P इज अ डायपोल मोमेंट। तो P इज इक्वल टू 2L इंटू Q। तो मतलब डायपोल मोमेंट को डिफाइन करना है द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो Q इंटू 2L इसको कहते हैं P, और ये हमारा डायपोल मोमेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको Q की वैल्यू दी होगी 4 कूलम, L दिया होगा 1 मीटर, ठीक है। तो 1 इंटू 2 मीटर आ गया, 4 कूलम, 4 दूनी 8, तो 8 आपका डायपोल मोमेंट आ गया। अब डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो Q हो मतलब Q क्या होता है, कूलम मतलब जूल, ठीक। और हमारा हो गया बच्चे Q मतलब चार्ज, और जो कि जूल हो गया, और L हमारा हो गया मीटर में, तो जूल मीटर, ठीक है, जूल मीटर हो गया। तो ऐसे फाइंड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट एंड ऑन पोजीशन, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, एक्सियल पॉइंट के ऊपर एंड पोजीशन में। मतलब ये तो डायपोल बना हुआ है, ठीक है, Q1 Q2, और यहाँ P पॉइंट इधर है, क्या है, P पॉइंट इधर है। तो P पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। देखो इस केस के अंदर अब अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, अलग अलग केसेस दिए हैं, आपको डायपोल क्रिएट करना है। आपको मान लो यहाँ डायपोल बना हुआ है, यहाँ पे A और B पर, पॉइंट आपका P इधर है, तो डायपोल कैसे बनेगा, तो R डिस्टेंस फाइंड करोगे, ठीक है, प्रॉपर डेरिवेशन होगा। तो हर तीनों पॉइंट के लिए 3 डेरिवेशन आएंगे। लेकिन करना क्या है इस चैप्टर के अंदर, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखने हैं, ठीक है। फॉर्मूला याद रखोगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। E इज इक्वल टू 2P अपॉन में R3। अब इसको देखो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, याद कैसे याद होगा आपको, E इज इक्वल टू 2P K अपॉन में R3, ठीक है। अभी K क्यों आया, तो जो K की वैल्यू होती है बच्चे 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 2P K अपॉन में R3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया
ई अगर हमारा एक्चुअल पॉइंट पे हो तो, और अगर एक ही लाइन में हो, एंड पॉइंट की एक ही लाइन में हो, कुछ ऐसी कहानी बन रही हो, तो अब आपका ई इज इक्वल टू 2p, और जो आपका ये डिस्टेंस आता है बच्चे, जो आपका ये फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, यहाँ जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये टॉर्क आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा बच्चे ई इज इक्वल टू 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन r अपॉन में r, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बोल रहे हो सर इतना फॉर्मूला याद कैसे करूँगा मैं, ये कैसे करूँगी मैं, तो बच्चे आपको इतना सब याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं पूछा जाएगा, आप इतना मुश्किल नहीं पूछा जाएगा। आप सब क्या करो, बेसिक बेसिक क्लियर रखो, बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक P इज इक्वल टू Q2L होता है, हाँ तो मुझे ये सब पता है। तो ये सब ही आपसे पूछा जाता है, और जनरली बच्चों को ये भी नहीं पता होता है, ठीक है, इसलिए बोलते हो पेपर टफ आया है, पेपर ईजी रहता है आपका, ठीक है। चलिए, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, अब यूनिफॉर्म क्यों है कि भाई जितने भी फील्ड जा रहे हैं ऐसे करके सब यूनिफॉर्म है, ठीक है, सारे के सारे यूनिफॉर्म है, और ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, ठीक है ना, Q1 Q2 यहाँ पे क्या है, डाइपोल है। तो अब टॉर्क क्या जनरेट होगा, टॉर्क जो हमारा उसको टाउ से लिखते हैं P इंटू ई, पी क्या है डाइपोल मूवमेंट, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टाउ इज इक्वल टू पी ई, ठीक है। अभी ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं टाउ, ठीक, ये क्या है टॉर्क, ठीक है, जो गाड़ी में टॉर्क होता है ना वही टॉर्क, टॉर्क का मतलब कितना उसको घुमा सकता है, घुमाने की शक्ति जितना ज्यादा वो जो घुमा सकता है उसका टॉर्क उतना ही ज्यादा होगा। पी हमारा हो गया डाइपोल मूवमेंट, क्या हो गया डाइपोल मूवमेंट, और ये आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, टाउ इज इक्वल टू पीई, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और फील्ड लाइन, अब फील्ड लाइन क्या होते हैं, लाइन ऑफ फोर्स, देखो ना यहाँ पे पढ़ा है लाइन ऑफ फोर्स, तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ना, बहुत सारी लाइंस जा रहे थे, ठीक है, उनको फील्ड लाइंस बोलते हैं, मैंने बताया था आपको, ठीक है, लाइंस कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो वो क्या है भाई, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया प्लेन प्लेस परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शन टू द रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड, मतलब सिंपल है ना बच्चे कि अगर जितना कम एरिया में जितना मतलब कि डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा, है ना, कि जितना कम एरिया में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पास करेगा वो उतना ही ज़्यादा फील्ड उसका स्ट्रांग होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। चलिए एक बात को हम समझाते हैं थोड़ा यहाँ पे, है ना, इधर आ जाते हैं, ठीक है बच्चे, मान लीजिए फील्ड लाइन यहाँ क्रिएट हो रही है, और हमने यहाँ पे यूनिट एरिया ले लिया ये वाला, ये यूनिट एरिया ले लिया ये वाला, यहाँ से 3 लाइन पास हो रहे हैं अभी, और अगर ज़्यादा लाइन पास हो रहे हो फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे ऐसे, वो सारे ऐसे, ठीक है ना। अब देखो डेंसिटी इसकी, अब हाई डेंसिटी है तो मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हाई हुआ, ठीक है। और बच्चे डाइपोल के पास ना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होता है, जैसे दूर दूर जाने लग जाता है फील्ड लाइन्स, जो इलेक्ट्रिक आगे आएगा फ्लक्स कहते हैं उसको, क्या कहते हैं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वो कमता जाता है, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी रहती है, ठीक है बच्चे। तो ये जितना ही पास पास रहेगा, जितना कॉन्टेक्टेड रहेगा, और यहाँ पर कभी भी ओवरलैप नहीं करते, कभी भी ये ओवरलैप नहीं करते और काटते नहीं है, सारे पैरेलल लाइंस होते हैं, क्या होते हैं पैरेलल लाइंस होते हैं, ठीक है ना। तो इसको ही कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे डिफाइन होता है कि यूनिट एरिया में कितने इलेक्ट्रिक लाइंस फील्ड लाइन से पास हो रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, है ना। द फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड रेडिली आउटवर्ड ऑल द डायरेक्शन एंड टर्मिनेट एट द इन्फिनिटी, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट होता है, और अगर उसको नेगेटिव चार्ज नहीं मिला तो टर्मिनेट वहाँ नहीं होगा, लेकिन वो इन्फिनिट तक जाता रहेगा, ठीक, ये पूरी कहानी रहती है। अब द फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम द इन्फिनिटी, ये तो पढ़ लिया हमने, हाँ बच्चे, फील्ड लाइन इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है और नेगेटिव लाइन पे वो रेडिली जाता है, टर्मिनेट हो रहा होता है नेगेटिव लाइन पे, ये हम पढ़ चुके हैं ऑब्वियसली पहले से, ठीक है। हाँ, अगर हम फील्ड लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया कर्व के ऊपर, तो वो डायरेक्शन बता रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है, मुझे क्या करता है वो डायरेक्शन बता रहा होता है। अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है हमें वो बता रहा
होता है। अब जेड, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया ऑफ सरफेस ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द सरफेस। मतलब कि जितने फील्ड लाइंस पास करेंगे यूनिट एरिया के अंदर उतना ही वो स्ट्रांग रहेगा। मतलब कि अगर ज़्यादा फील्ड लाइन ट्रांसफर हो रहे हैं यूनिट एरिया से तो फील्ड लाइन स्ट्रांग है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, और कम लाइन ट्रांसफर हो रहे हैं यूनिट एरिया से तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। ठीक है। जेड, टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस इधर। पहला क्या है कि जितने भी फील्ड लाइंस होते हैं कभी भी क्रॉस नहीं करते, मैंने आपको बताया सारे फील्ड लाइन पैरेलल होते हैं, कभी भी क्रॉस नहीं करते और कभी भी आपस में टच भी नहीं करते। ठीक है, ऐसे टच भी नहीं करते, ऐसे क्रॉस भी नहीं करते। ठीक है, सब ऐसे ही मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्यू से निकलता है, माइनस क्यू से अंदर टर्मिनेट हो रहा होता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो फील्ड लाइन ऐसे बनेंगे। ठीक है, मैं बता देता हूँ, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव को तो मैंने बना दिया था आपको यहाँ पे, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव का तो अपन ने यहाँ ड्रॉ कर लिया था। ठीक है ना, अपन ने यहाँ ड्रॉ कर लिया था। अभी हम क्या करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव का ड्रॉ कर देते हैं और एग्जाम में आ जाता है ये। अगर आपके आया ना एग्जाम में और पेपर, फॉर एग्जाम्पल एक बात और बता दूँ आपको, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ सवाल आया और आपको नहीं आता है, आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, आप टच भी नहीं कर सकते सवाल को, तो भाई फील्ड लाइन बना के आ जाओ, फील्ड लाइन बना के आ जाओ हर प्रकार वाला जो आपको आता है। मान लो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव बना लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव करते हैं तो क्या करेगा, अब ये आगे इधर तो जाएगा नहीं, अलाउ नहीं करेगा, रेपल कर रहा है ना, तो क्या करेगा, इधर भागना शुरू करेगा ये। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही हो रहा होगा। जाने की कोशिश करेगा लेकिन वापस आ जाएगा, तो रेपल कर रहा है ना, और ये हमारा हो जाएगा, और बना दो। ठीक है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये मान लीजिए ऐसे। ठीक है ना, तो ये रेपल कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, रेपल कर रहा होता है, रिपल्सन। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। ठीक है, तो स्टेट दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, ठीक है, हम वो भी देख लेते हैं पहले। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिट एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसफर हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। थ्रू अ क्लोज गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय द क्यू नॉट या एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मतलब बच्चे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो जो गॉसियन सरफेस है, ठीक है, गॉसियन सरफेस क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। जिससे इलेक्ट्रिक, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आर द इमेजिनरी लाइंस, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आर द इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, अगर आप एच सी वर्मा को फॉलो करते हो तो उनकी आप अगर वीडियो देखते हो तो उनको पता आप, ठीक है ना, आप बच्चे वाले देखते हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इमेजिनरी लाइंस होते हैं। ठीक है ना, तो हाँ ठीक है, तो हाँ भाई इमेजिनरी मान लिया हमने। तो अब वो जिससे पास हो रहा है वो सरफेस में तो इमेजिनरी होगा ना, तो उस सरफेस को क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। तो अब क्या कहता है स्टेटमेंट, दोबारा देखना आप, स्टेट दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू द टोटल फ्लो चार्ज इनसाइड एंड डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि सिंपल है भाई, कि जो हमारा हमारा जो बच्चे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, ऐसे करके फ्लो हो रहा है, और गॉसियन लो ये है, गॉसियन सरफेस ये है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज का मतलब। ठीक है ना, अब यहाँ से फील्ड, यहाँ से चार्ज पास होगा तो इस सरफेस को बोलेंगे गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। ठीक है, क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। और इस पूरे को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो यूनिट एरिया से पास हो रहा है। तो गॉसियन सरफेस को हम लिखते हैं ऐसे, इज इक्वल टू हमारा चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये आपको याद रखना है और ये बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में आ जाता है कभी कभार। ठीक है ना, कभी कभार एग्जाम में आ जाता है। और ये भी हमारे, अगर लाइन इमेजिनरी है तो गॉसियन सरफेस भी इमेजिनरी होता है, एक्चुअल में अवेलेबल नहीं है, वो आपको दिखेगा नहीं, बट वो है वहाँ पे, लेकिन लाइक मैग्नेटिक फील्ड होता है उस प्रकार। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दोगे और यहाँ से क्यू की वैल्यू पुट करके ई की वैल्यू फाइंड कर लोगे, है ना। क्यू ई की वैल्यू फाइंड करोगे तो 2p
सिंपल 2p के ऊपर आया था, 2p के अपॉन में r क्यूब था, है ना, जो हम डाइपोल मोमेंट की देखा था हमने। तो यहाँ पे आएगा 2p के अपॉन में r स्क्वायर, 2p के अपॉन में r स्क्वायर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, तो हमने देखा था E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में r स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर किसी पॉइंट चार्ज से पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हमने देखा था, उसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था। ठीक है, तो फोर्स अपॉन में चार्ज, पॉइंट चार्ज, तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में r स्क्वायर, हमने आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक, अब आगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग लाइन चार्ज। ठीक है, अब लंबा लाइन है, ठीक है, तो क्या चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर ये लाइन है बच्चे, तो कहने का आसपास उसके गॉसियन सरफेस भी रहेगा, क्या रहेगा, गॉसियन सरफेस। तो फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर बन रहा है, ठीक, सिलेंडर का एरिया डेल्टा एस ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, उसे जो पास हो रहा है ई इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। ठीक है, तो हम 2πr क्या होता है, उसका एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ई इंटू 2πr और हमारे किसके बराबर होता है, उसके गॉसियन सरफेस के बराबर, तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमने कहाँ से फाइंड किया, गॉसियन लॉ से। ठीक है, गॉस लॉ से हमने फाइंड किया जो हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन होता है। तो इलेक्ट्रिक लाइन जो मतलब हमने फाइंड कर दी यहाँ पे, और जब यहाँ पे ई फाइंड करोगे तो सिग्मा 1 अपॉन में 2π एप्सिलॉन नॉट आर आ जाता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे आपको हो जाएगा, सब कुछ आपको दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आपको गॉस लॉ आपको पता होना चाहिए, गॉस लॉ होता क्या है। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर बच्चे डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसमें क्या पूछते हैं आपसे, पूछ लेंगे बच्चे कि जो हॉलो सेल है हमारा स्फेरिकल सेल, उसके ऊपर क्या चार्ज है, उसके अंदर क्या फील्ड रहेगा और उसके बाहर क्या फील्ड रहेगा। और तीनों ही एक केस के अंदर आपको कैलकुलेट करना होता है, जहाँ पे आर की वैल्यू आर के बराबर होती है, आर की वैल्यू जहाँ पॉइंट रखा होता है चार्ज आर से कम होती है, और एक बार आर से ज़्यादा होती है पी की, जहाँ पे पी रखा हुआ है चार्ज हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखो, पहले केस में अंदर रखा होगा पॉइंट, ठीक, दूसरे में इसके ऊपर रखा होगा, तीसरे में इस पॉइंट पे रखा होगा, और आपको तीनों ही केस में कैलकुलेट करना होगा। पहले देखो फील्ड एट द एक्सटर्नल पॉइंट, अगर एक्सटर्नल पॉइंट पे कोई फील्ड रखा हुआ है तो ई की वैल्यू आती है क्यू अपॉन में, मतलब के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, सिंपल। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर एक्सटर्नली पॉइंट रखा हुआ है, पॉइंट पी यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको। ठीक, अगर ये सर्कल है, ठीक, जो कि अगर चार्ज है, ठीक, ये गॉसियन लॉ, ठीक है, गॉसियन सरफेस है। ठीक है बच्चे, तो अगर यहाँ पर अगर पॉइंट पी यहाँ है और अगर चार्ज क्यू क्यू कुछ यहाँ पे है, तो यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, अगर एक्सटर्नल है तो, और जब ये एक्सटर्नल ही है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा हमारा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, सिंपल, क्योंकि आर स्क्वायर जो ये डिस्टेंस आर दिया होगा वो वाला। ठीक, ये हो गया फर्स्ट केस के अंदर। सेकेंड केस के अंदर जो होगा हमारा, जो इनसाइड रहेगा, अगर पी हमारा इनसाइड है, सेकेंड केस में हमारा पी इनसाइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता है उस केस में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता है इनसाइड हॉलो सरफेस के अंदर। तभी बच्चे कहते हैं कि जब भी अगर आप किसी कंटेनर के अंदर हो, ठीक है, लोहे के कंटेनर में, या फिर कार में बैठे हो और कार की ओर बिजली गिरती है, तो कार के अंदर आपको करंट नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि वो एक गॉसियन सरफेस लॉ गॉसियन सरफेस बन जाता है, इसके अंदर वो एक कार एक अंदर से होलो है, और अगर आपका पैर कंडक्टर नहीं है, मतलब कार के लोहे से कनेक्ट नहीं है, तो जो चार्ज आएगा वो कार के आसपास ही रह जाएगा, अंदर आपको नहीं रहेगा, मतलब आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको करंट नहीं लगेगा। ठीक है ना, आप बच जाओगे। तभी कहते हैं ना, जब तड़ित आ रही हो, जब बिजली कड़क रही हो, तो कार के अंदर ही बैठे रहो, है ना। तो इसी लॉ के कारण कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है इनसाइड द हॉलो सरफेस। ठीक है, इनसाइड द, अब इंटरनल पॉइंट है, तो इंटरनल पॉइंट बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता है, ई इज इक्वल टू जीरो आता है। ठीक है, मैंने बताया आपको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेन शीट चार्ज, अब प्लेन शीट चार्ज के क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, तो आपको याद रखना है ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन होता है एक प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इसका भी एक डेरिवेशन आता है बच्चे, तो एग्जाम में आ जाता है, तो कर देना आप। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, चार्ज पार्टिकल, अभी क्वांटाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है, इसके ऊपर क्वांटाइजेशन के ऊपर।
अ चार्ज पार्ट ऑब्जेक्ट हैज़ अ चार्ज 4.8 टू 10⁻16 कूलम, कितना कूलम का उसके पास चार्ज है। नंबर ऑफ फंडामेंटल चार्ज आर इन ऑब्जेक्ट, कितने चार्ज अवेलेबल है। सिंपल है, क्या करना पड़ेगा आपको, मैंने आपको बताया था Q इज इक्वल टू एन के बराबर है। Q दिया हुआ है 4.8 10⁻16, ठीक है। एन हमको एन फाइंड करना है और ई तो हमारे पास है ही है ना, हमको ई फाइंड करना है, ई हमारे पास है, हमको एन फाइंड करना है। तो Q अपॉन में ई आ जाएगा, है ना। तो ई की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, तो Q की वैल्यू लिख दी, ई की वैल्यू लिख दिया मैंने आपको। ई का वैल्यू होता है 1.6 10⁻−19, तो 16×3 = 48 और ये जाएगा ऊपर तो 3 बच जाएगा। 3 × 10⁻³ इतने पार्टिकल्स। तो क्या आंसर में है, हाँ है ना ए, तो ए आपका आंसर होगा। तो ऐसे ही आप कैलकुलेट करेंगे सारे आंसर, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन ये रहा बच्चे, और ये रहा, सॉरी बच्चे इधर है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी फ्री स्पेस के लिए ऐसा यूनिट क्या है, कैलकुलेट करेंगे आप। वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहती है। ऑल ऑफ द अबव, आर इज इक्वल टू 1 रहता है, आर 1 से बड़ा होता है, आर 1 से छोटा होता है, क्या होता है आप बताओगे, ठीक है। ई अल्फा एप्सिलॉन आर कह रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका आंसर आप देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे बच्चे। अगर आप इतना पढ़ने के बाद अगर ये क्वेश्चन सबके आंसर आ पा रहे हैं ना, आपका मतलब आपका ये प्रिपरेशन सफल रहा है, आपका चैप्टर हो चुका है। थोड़ा और रिवाइज करना पड़ेगा, थोड़े और क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे और आपका काम हो चुका है, ठीक है ना। ये कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे देख लो। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, इधर रहता है, पैरेलल रहता है, तो क्या कहानी रहती है। ये कुछ और क्वेश्चन हैं, ठीक है, देख लो। एंड बच्चे चैप्टर खत्म होता है, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी ले सकते हो, इधर है ना, जो छोटा मोटा हमने, तो आप इसको स्कैन कर लो, ठीक है। तो ये थोड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा एक्सपोर्ट होने में, लेकिन इसको आप स्कैन कर लोगे तो छोटा मोटा जो नोट्स हैं यहाँ पे जो आपने पढ़ा है, अगर आप जो पढ़े हुए नोट्स आप सॉल्व करते हो ना, पढ़ते हो, तो आपको आसानी रहता है। थोड़ा टाइम लगेगा बच्चे, इसको तो मैं कट करने वाला हूँ, ठीक है। तो बच्चे ये आपका आ गया, ठीक है। तो इसको स्कैन करोगे, जो भी नोट्स वगैरह हैं आपको मिल जाएगा और आपका चैप्टर हो चुका है। मुझे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।